हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आपके सामने थंबनेल दिख रहा है, मोल, एटॉमिक मास, ग्रामिक मास। साइड में एक और चीज़ आपको दिख रही होगी, ओपन चैलेंज, कि आज तक आपने जहाँ से भी पढ़ा होगा एक्स वाई जेड डब्ल्यू फेब्लू जो भी है, आज जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ एक अलग ही फील आएगी आपको इस टॉपिक की। और सारा क्रेडिट जाता है मेरे टीचर TNM सर, त्रियोगीनाथ मिश्रा सर को। ठीक है, मैंने उन्हीं से सीखा है। तो मैं अपनी लैंग्वेज में और इजी करके सर की बातों को बताऊंगा कि व्हाट इज द मोल, मोल क्या है, हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये चैलेंज है कि आपने आज से पहले कहीं भी पढ़ा होगा, आज बिल्कुल आपको डिफरेंट होगा और आप यहाँ से आज मोल की फील लेकर आप यहाँ से जाएंगे। ये पूरा ओपन चैलेंज, आप इस वीडियो को कहीं भी भेज सकते हैं, किसी से भी चैलेंज लगा सकते हैं। तो चलिए हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और आपको बताते हैं क्या सच में मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ या फिर मैं फेंक रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द मोल। बच्चों के मन में बहुत ज्यादा डाउट्स होते हैं कि मोल क्या होता है, कैसे होता है, रट लेते हैं बट फील नहीं आती यार ये मोल होता क्या है। आज आपको फील समझ में आएगी। सबसे पहले आप सबने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब मिलकर एक एटम बनाते हैं। एटम से आपका मॉलिक्यूल मिलता है और मॉलिक्यूल या कंपाउंड जब आपस में मिलते हैं तो एक मोल का निर्माण होता है। क्या होता है? मोल का निर्माण होता है। फिर एक क्वेश्चन आएगा बच्चों को, हर चीज में आपको बताऊंगा कि मोल की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों मोल की जरूरत पड़ी। तो मैं आपसे क्लियर कट बोल रहा हूँ, हर चीज यहाँ लिखूंगा नहीं, बोलूंगा, मेरी बातों को सुनिएगा। जब रिएक्शन होती है, मान लीजिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन हुई, सबको लगता है कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में टकराए होंगे, लेकिन एट अ मोमेंट इतने सारे मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं कि उन्हें आप 1 लाख, 2 लाख, करोड़, इन सब में कह पाना संभव नहीं है। कैसे कहोगे कि 600 मिलियन, क्या क्या कहोगे, 1000 मिलियन मॉलिक्यूल टकराए हैं, कितना अजीब लग रहा है। तो यानी एक कॉन्सेप्ट फिर बनाया गया कि मोल का कॉन्सेप्ट आया। तो आज पहली चीज आपको क्लियर होगी, मोल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है। ये आप अपने दोस्तों से पूछ कर देखिएगा, कोई जवाब नहीं दे पाएगा कि व्हाट इज द मोल, मोल की जरूरत क्यों पड़ी। तो हम कहेंगे ये इतना बड़ा नंबर टकराता है आपस में, इतने बड़े नंबर से रिएक्शन होती है कि हम उसे कह नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। अभी मैं आपको एक और चैलेंज दूंगा जो आप कह नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि व्हाट इज द मोल, मोल है क्या? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एज इंटिटी इन 12 ग्राम। यानी 12 ग्राम के अंदर, 12 ग्राम के अंदर, 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितनी इंटिटी है, जितने लोग हैं, जितने एटम्स हैं, उन्हीं अमाउंट को क्या बोला गया? मोल। ये तो आपकी एक डिफिनीशन हो गई जो आपको हर बुक के अंदर मिलेगी। आइए हम फील करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि सर ये कार्बन को ही आपने क्यों लिया और ये कार्बन के ऊपर आपने 12 क्यों लिखा, कार्बन क्या और फॉर्म में होता है, क्यों आपने सिर्फ कार्बन नहीं लिखा। तो हम यहाँ पर एक आएंगे, आइसोटोप एंड आइसोबार आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप पढ़ेंगे। आइसोटोप यानी नेचर के अंदर कार्बन 3 फॉर्म में पाया जाता है। नेचर के अंदर कार्बन 3 फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। यानी ये ऐसे लोग होते हैं, कार्बन तो कार्बन ही है लेकिन सबके ऊपर जो टॉप है वो चेंज हुआ है, किसी का 12 है, किसी का 13 है, किसी का 14 है। फिर क्वेश्चन आएगा सर ये 12 ही आपने क्यों लिया, क्या आपने अपनी मर्जी से ले लिया? तो नहीं, हर चीज का रीजन है। देखिए सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन है, सबसे ज्यादा नेचर में मिलने वाला कौन है? वो है 12। मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए आप जंगल में गए, मान लीजिए आप कहाँ गए, जंगल में गए, और जंगल में वहां पे जो है तराजू नहीं है तौलने का, वहां पे किलो नहीं है तौलने का, वहां पे मीटर नहीं है कि आप पाना लेकर गए कि 1 मीटर 2 मीटर। तो नेचर में, उनके नेचर में सबसे ज्यादा चीज कौन सी होगी, वो उसको अपना जो है रेफरेंस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप जंगल में गए, वहां पे लकड़ियां सबसे ज्यादा हैं, तो जैसे कहते थे ना 1 लठ है, 2 लठ है, 3 लठ है, तो यानी वो लकड़ी को अपना रेफरेंस बनाएंगे, 1 लठ को अपना रेफरेंस बनाएंगे, ना कि आपके 1 मीटर को अपना रेफरेंस बनाएंगे। तो एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, जो नेचर में सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, उसे ही हम रेफरेंस बनाते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि कार्बन 12 को रेफरेंस क्यों बनाया गया। अब आते हैं अगली चीज के ऊपर कि एसआई यूनिट जो होती है, कि यहीं पे क्लियर कर लो, एसआई यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई उल्टा यहाँ पे लिखा है, इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया। वो क्या बनाया गया? मोल बनाया गया। अब यहाँ से कहानी एक शुरू होती है। कहानी क्या शुरू होती है? बहुत ध्यान से आप बातों को सुनिएगा, वीडियो लंबा होगा बट आज आपको फील लेकर जाना है। आइए समझते हैं। सबसे पहले अपने हाथ में, सब लोग फील करिए, सभी लोग फील करिए, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सभी लोग फील करिए, फिर से मोल को फील करिए।
अपने हाथ में 12 ग्राम कार्बन रखो। कार्बन, कुछ लोग कहेंगे सर कार्बन से कहाँ लाएं, पेंसिल है, पेंसिल 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 लेकर आओ। पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होती है वो कार्बन ही तो है, वो कार्बन ही तो है। तो सबसे पहले काम करिए सब लोग, फील करिए सब लोग कि अपने हाथ में 12 ग्राम ग्रेफाइट रखिए। अब सबसे बताइए ये जो ग्रेफाइट है किसके एटम है, ये ग्रेफाइट किसके एटम है, ये ग्रेफाइट कार्बन ही के एटम है भाई, ग्रेफाइट कार्बन के ही एटम है। बताओ एटम छोटे होते हैं या बड़े? सबने कहा सर एटम बहुत छोटे होते हैं। क्या बहुत छोटे होते हैं कि भयंकर छोटे होते हैं? सर बहुत भयंकर छोटे होते हैं। क्या आप देख पाओगे? सर हम देख तो नहीं पाएंगे, लेकिन जब पूरे आप तो देख तो पा रहे हो। अभी आपने कहा कि सर हम एटम को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन भैया ये 12 ग्राम आपको दिख रहा है, इसका मतलब आपको समझ में आएगा कि आप एक एटम को तो नहीं देख पाएंगे, आप एक एटम को तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब वही एटम 12 ग्राम के फॉर्म में आएगा तो देखो आपको ग्रेफाइट आपके हाथों में दिख रही है, आपके हाथों में दिख रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जिस पेन से लिख रहे हैं उस पेन की निब में भी मिलियंस ऑफ एटम होंगे, किसके? मिलियंस ऑफ एटम होंगे। अब यहां से फील लीजिए, आपके हाथ में जो 12 ग्राम कार्बन है, आपके हाथ में जो 12 ग्राम कार्बन है उसमें जितने भी एटम होंगे, वो एटम देखेंगे कितना होंगे, आपके हाथ में जो 12 ग्राम कार्बन या ग्रेफाइट है उसमें जितने भी एटम होंगे वही हो क्या होता है, मोल, वही क्या होता है, मोल। अब आपको फील आई होगी, यानी मोल एक नंबर है, मोल मात्र एक नंबर है, मोल ऐसा कुछ नहीं, मोल एक नंबर है। कौन सा नंबर? उन एटम का नंबर है जो उस 12 ग्राम में मौजूद है। आपने हाथ में 12 ग्राम रखा, हाँ सर बोलो, रखा, रख लिया, उसमें कितने एटम है आपको नहीं पता, तो जितने भी एटम उसके अंदर होंगे वही क्या है, मोल है, वही क्या है, मोल है। बात समझ में आई? अब बाद में क्या हुआ, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक टेक्निक उस वक्त खोजी गई जिसे मास स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है, जिसे मास स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। ये आपको सिलेबस में कहीं नहीं मिलेगी, बट मैं आपको बता रहा हूं, उस मास स्पेक्ट्रोमीटर से एक कार्बन एटम का, एक कार्बन, समझना हजारों मिलियंस ऑफ कार्बन है, एक कार्बन एटम का मास निकाला गया। कैसे निकाला गया, कहां निकाला गया, हमको नहीं मतलब है, हमको खुद नहीं पता है कैसे निकाला गया है, कैसे निकाला गया है, ठीक है ना, कुछ नहीं पता। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे चंद्रयान है, अब चंद्रयान के अंदर सबने कहा कि ये टेक्निक है, वो टेक्निक, क्या तुम्हें पता है? नहीं पता ना, बस जानकारी है ना। तो ऐसे ही सेम जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास निकालने का काम आता है। एक एटम का मास निकाला गया, एक एटम का मास आया कार्बन के 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, इतना आया। इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। चलो अब आते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम कितना आएंगे भाई, एक एटम का इतना मास, तो 12 ग्राम के अंदर कितने मास होंगे। अब आप, हमने क्या लिया था, 12 ग्राम लिया था, तो 12 ग्राम के अंदर कितने मास होंगे, तो 12/1 एटम। अब कुछ लोगों को यहाँ पे दर्द होगा, कुछ लोगों को यहाँ पे दर्द होगा, जो चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे हाथ में 100 ग्राम पेन है, मेरे हाथ में 100 ग्राम पेन है और एक पेन का वजन 10 ग्राम है। मेरे हाथ में, लिखो साइड में, रफ में सब लोग लिखो, एक मेरे हाथ में 100 पेन है, एक पेन का वजन 10 ग्राम है, तो बताओ टोटल कितनी पेन होंगी, तो कुछ नहीं, टोटल कितना है 100 ग्राम, एक पेन का कितना है 10, तो 100/10। ऐसे ही मेरे हाथ में 12 ग्राम थे, तो 12 ग्राम अपान एक एटम का। अब एक एटम का निकालो, रख लो कैलकुलेट, आपको मैंने जानबूझ के कैलकुलेट नहीं पे किया है ताकि आप खुद कैलकुलेट करो। जैसे ही आप 12/1.99 करेंगे इंटू, तुरंत देखो -23 कहा जाएगा, ऊपर 23, 12/1.99। क्या तुम 1.99 को 2 मान सकते हो थोड़ी देर के लिए? हाँ सर मान सकते हैं। तो 2 छक 12, यानी यहाँ पे 6 आया, और देख लो 6.022। यही जो एक मैजिकल नंबर आया, इसी नंबर को बोला गया एवोगाद्रो नंबर, यानी मैजिकल नंबर अपना आया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NA, शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल N कैपिटल A थोड़ा सा नीचे लिखा जाता है, और इसे ही हमने क्या बोला, मोल बोला। आज से पहले आपने XYZ जहां से भी पढ़ा होगा, है ना, या मैंने भी आपको जो पढ़ाया होगा, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर दिया, बट आज वीडियो की बात है, आज मैं फुल कंटेंट दे रहा हूँ आपको, ताकि चैलेंज लिया मैंने 6.022 इंटू 10 की पावर 3 23, ये सबने आपको पढ़ाया होगा, बता दिया होगा। कैसे आया ये किसी ने नहीं बताया, कैसे आया वो किसी ने नहीं बताया, मैंने आपको पूरी बात बता दी। चलिए हम शुरू कर देखते हैं। ये आपको इतने सारे नाम है, तो यानी ये देख लो, एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू Na इज इक्वल टू एवोगाद्रो नंबर, इज इक्वल टू एवोगाद्रो नंबर। बात समझ में आई? इज इक्वल टू एवोगाद्रो नंबर, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर इतना बड़ा नंबर आया तो आपने मोल क्यों यूज किया, पहले ये बता दीजिए, इतना बड़ा नंबर तो आ गया, इस नंबर को आपने मोल क्यों बोला? तो मैं आप सबको एक चैलेंज देता हूं, और ये चैलेंज स्वीकार करिएगा। जैसे एक डजन के अंदर 12 होते हैं, एक डजन के अंदर क्या होते हैं, 12 होते हैं। अब 12 कुछ भी है ना, 12 तो नंबर है, कुछ भी हो सकता है, एक डजन या इसका उल्टा बोलो, 12 तो नंबर है। इसी तरीके से एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जिसे हमने Na यानी एवोगाद्रो नंबर बोला। अब एक बात बताओ,
सिंपल सी बात बताओ, ये इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है कि जो गिनती से परे है, इतना बड़ा नंबर है जो गिनती से परे है। कैसे परे देख लो, मैंने ये नंबर पूरा लिख दिया है। कोई भी इस कमेंट के अंदर चैलेंज आपको है, कोई भी इसको अपने लैंग्वेज में बोल के बता दे। ये देखो यहाँ पे साइड में भी लिखा मैंने 6 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन, जो भी यहाँ पे लिखा 6 ट्रिलियन, इसको अपने लैंग्वेज में, ये ट्रिलियन उलियन नहीं, 602 नहीं, पूरा और नंबर में बोलो। पॉसिबल ही नहीं, आप थक जाएंगे। काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 100 अरब, थक जाएंगे, बता नहीं पाएंगे। इतना बड़ा नंबर है एक मोल। जैसे मैं ना, कोई आपसे पूछे आप कितना अमीर है, आज एक पता है, कोई आपसे पूछे आप कितने अमीर हैं, तो उससे ऐसे बोलो 1 रुपया नहीं, मेरे पास 1 मोल रुपए हैं। हल्के में 1 मोल रुपए ही तो, ये नहीं पता उसको कि 1 मोल में है क्या, 1 मोल में है क्या। तो मैं कह दो मैं इतना अमीर हूं कि मेरे पास 1 मोल रुपया है। कितना है? 1 मोल रुपया है। बात समझ में आ गई? चलो आइए अब साइड में चलते हैं। 1 मोल एटम इज इक्वल टू Na एटम। हाँ सर, 1 मोल एटम इज इक्वल टू Na एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नीचे देखो 1 मोल O2 मॉलिक्यूल। अब आपको क्या दिया हुआ है? अब आपको मॉलिक्यूल दिया है। क्या दिया है? आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है, और वो इस मॉलिक्यूल में आपसे चाहता है कि आप एटम बताओ। क्या बताओ? एटम। सबसे आसान तरीका बताओ, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? O2। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं, तो 1 मोल में इंटू 2 एटम। देखो भाई, आपसे एटम पूछा है, जबकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं, यानी आपसे 2 एटम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल कितना आ जाएगा? 1 मोल इंटू 2, यानी 2 मोल एटम आएगा। और मोल किसे बोलते हैं? Na को। या मोल किसे बोलते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम को। अगला क्वेश्चन, 1 मोल CH4। 1 मोल CH4 में कितना एटम है? तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका, आप एक मॉलिक्यूल में एटम देखो, एक मॉलिक्यूल में पहले एटम देखो। तो हमने देखा एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है, 1 कार्बन के और 4 हाइड्रोजन के, 5 एटम। उसने कहा कि 1 मोल, तो यानी 5 से मल्टीप्लाई करो, 1 मोल यानी 5 Na एटम, है ना। अब अगला क्वेश्चन, टोटल हाइड्रोजन एटम। किसी ने लिखा 4, सर कितने हैं? 4, गलत, 4 Na, क्योंकि 1 मोल पूछा है, 4 Na। अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीजें से। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं, एक पेन में एक ढक्कन है, एक पेन में एक ढक्कन है, तो बताओ एक पेन में एक ढक्कन है तो 12 पेन में 12 ढक्कन होंगे। एक डजन में 12 नहीं होंगे, एक डजन में 1 डजन ढक्कन होंगे, क्योंकि आपको बताना है उसी एटम में, यानी आपसे जिसमें पूछा गया है, आपसे एटम में पूछा गया है, आपसे जिसमें पूछा गया है, आपको उसी में बताना है। बात समझ में आई? इस तरीके से आपको काम करना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ बढ़ते हैं अबाउट एवोगाड्रो नंबर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ बढ़ते हैं, यहां से मिस मत करिएगा। ये जो आपने कुछ लोगों ने मिसकंसेप्शन पाला हुआ है, पढ़ाने वालों ने भी और बनाने वालों ने भी, यानी बताने वालों ने और पढ़ने वालों ने भी, कि जो एवोगाड्रो नंबर होता है, ये जो एवोगाड्रो नंबर होता है, ये तो कांस्टेंट, बिल्कुल ये कांस्टेंट है, बट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। एवोगाड्रो नंबर सबने कहा सर 6.022 इनकी 10 की पावर 23 है ना, ये एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट है, बट यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल जी की तरह नहीं है। इट्स डिपेंड, यानी इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एटॉमिक वेट स्केल पे, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एटॉमिक वेट स्केल पे। और एटॉमिक वेट स्केल क्या है? एटॉमिक वेट, अभी हम एटॉमिक वेट स्केल से एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ताकि पहले ही क्लियर हो जाओ कि एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट तो है, लेकिन ये डिपेंड करता है एटॉमिक वेट स्केल, आप किसकी स्केल ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इस पे हम टिप्पणी बाद में करेंगे, बट ये सच्चाई है, आप याद रखिएगा। अब आते हैं एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास के ऊपर। एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया गया? अब यहाँ से एक नया पोर्शन शुरू होता है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन शुरू होता है। देखो, फिजिक्स के अंदर मास और वेट अलग है, मैं पढ़ाऊंगा या आपको टीचर पढ़ाएंगे। फिजिक्स के अंदर मास और वेट अलग चीजें होती हैं, बट अपने यहाँ केमिस्ट्री है, अपने यहाँ सब सेम है। अपने यहाँ क्या, वेट और मास सेम है। वरना कुछ लोग कल को कहते हैं कमेंट में, सर वेट और मास अलग होते हैं। भैया वो फिजिक्स में होते हैं, केमिस्ट्री में नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैंने लिखा एटॉमिक वेट। कुछ लोग कहेंगे एटम का वेट, हाँ हाँ सही है भैया, एटम का वेट, बट मैंने यहाँ पे गलत लगाया है, क्योंकि आपको फुल कॉन्सेप्ट पढ़ना है। एटम का वेट नहीं, एक एटम का वेट। एटॉमिक वेट का मतलब एटम का वेट नहीं, एक एटम का वेट। बात समझ में आई? अब बताओ, अगर एक एटम है, अब सुनो, क्या इसको स्केल बनाना पड़ेगा? बिल्कुल, इसको स्केल मेजर के लिए स्केल बनानी पड़ती है। जैसे वेट को आप केजी में नापते हो, लेंथ को आप मीटर में नापते हो, फिर आपको वॉल्यूम कोई दूध वगैरह तो लीटर में नापते हो, तो आपको इसकी भी तो स्केल बनानी पड़ेगी। अच्छा, स्केल के लिए आपको एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा। रेफरेंस बनाना पड़ेगा कैसे? जैसे स्कूल में मान लीजिए कोई टीचर होता है या कोई अच्छा बच्चा होता है, कोई भी, तो सारे लोग कहते हैं ना
यार ये बच्चा देखो कितना अच्छा है, कितना आदर्श है, कितना अच्छा लड़का है, इसी का रेफरेंस, तो एक रेफरेंस देते हैं सब लोग। तो हमारा रेफरेंस क्या है? हमारा रेफरेंस कार्बन 12 है। हमारा रेफरेंस क्या है? कार्बन 12 है। बात समझ में आई? अब खुद दिमाग लगाओ कि एटम बहुत छोटा है तो रेफरेंस स्केल भी क्या है? बहुत छोटा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि अपने यहाँ से बसखाली तक, या आप जहां से भी रहते हैं, है ना, आपका जो भी लोकेलिटी, जो भी एरिया होगा, तो मैं हंसवर का हूँ, तो ठीक है ना, तो हंसवर से बसखाली तक मैं अगर आपसे कहूँ कि यार इसको आप एक काम करो, सेंटीमीटर में नापो, इस दूरी को आप सेंटीमीटर में नापो, क्या प्रैक्टिकल होगा? प्रैक्टिकल होगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा कि आप हंसवर से बसखाली तक जो है वो सेंटीमीटर में नापो? नहीं। तो आप कहोगे सर किलोमीटर में नापेंगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। इसी तरीके से ये रेफरेंस स्केल बहुत छोटी हम क्यों लेंगे? क्योंकि हमारा एटम भी कैसा है? बहुत छोटा। दूसरी बात, कार्बन 12 हमने क्यों लिया? तो हमने पहले ही आपसे कहा है कि सबसे ज्यादा है क्या? सबसे ज्यादा आपका क्या है? सबसे ज्यादा आपका कार्बन 12 है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसी बस्ती में रहते हैं जहां पे सोना ही सोना है, हीरा ही हीरा है, बताओ सबके हाथ में क्या होगा? हीरा ही होगा। तो इसी तरीके से नेचर में सबसे ज्यादा क्या है? कार्बन 12। इसलिए हमने क्या लिया है? कार्बन 12 का इसलिए। अब बात ये आती है कि कैसे, हाउ मेजर, कैसे मेजर करेंगे? तो आप बात करिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए एक दोस्त है, और सॉरी 12 दोस्त हैं, उन सब ने मिलकर एक पिज्जा ऑर्डर किया, है ना, एक पिज्जा ऑर्डर किया और 12 दोस्त हैं। इस कहानी को समझिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपको कि एक पिज्जा आपने ऑर्डर किया है और 12 दोस्त हैं। तो बताओ जब पिज्जा आएगा तो कितने टुकड़े होंगे? भाई 12 दोस्त हैं तो 12 टुकड़े होंगे, 12 दोस्त हैं तो 12 टुकड़े होंगे, और हर किसी को कितना मिलेगा? 1/12। 12 में से एक ही पार्ट तो मिलेगा, यानी 1/12 मिलेगा। कुछ लोग कहेंगे सर हम देंगे ही नहीं, पूरा खा लेंगे, है ना। चलो, खब्बू लोगों की बात नहीं हो रही है, ईमानदार लोगों की बात हो रही है। सेम इसी तरीके से आपने क्या लिया है? कार्बन 12 का एक एटम लिया है। आपने क्या किया है? कार्बन 12 का एक एटम लिया है। इस एटम का आपने 12 पार्ट कर दिया है, 12 इक्वल पार्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? 12 इक्वल पार्ट आपने कर दिया है। हाँ सर, 12 इक्वल पार्ट कर दिया है। वेट गाइस, आई थिंक 1 मिनट, ठीक। तो आपने क्या किया है? 12 इक्वल पार्ट कर दिया है, ठीक है, 12 पार्ट कर दिया। उस 12 पार्ट में से एक टुकड़ा लिया है, उस 12 पार्ट में से एक टुकड़ा लिया है। तो बताओ कितना होगा? 1/12। अब कुछ लोगों को यहाँ पे अगर दर्द हो रहा होगा तो मैं आता हूँ, कहाँ गई मेरी पेंसिल? ओके, चलिए, तो ये देखो, तो आपने क्या किया? इस तरीके से किया कि 12 पार्ट एक टुकड़ा लिया, है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो आपका 12 पार्ट है ना, 12 पार्ट, तो अगर 12 पार्ट आपका है और 12 पार्ट से एक एक कार्बन 12 बन रहा है, कितना बन रहा है? एक कार्बन 12। तो बताओ एक पार्ट से कितना बनेगा? तो क्लियर है भैया कि आपने पिज्जा के 12 टुकड़े किए ना, तो एक पार्ट का 1/12 बनेगा। क्या बनेगा? 1/12 कार्बन 12। बात समझे? वह इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से बात करते हैं, ओके। या तो ये क्या हुआ? 1/12। तो यही जो 1/12 का मास है, यानी एक पिज्जा का जो मास है, एक पार्ट का जो मास है, उसे ही बोला गया 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोला गया? 1 AMU, जिसकी वैल्यू निकल कर आई 1.67 इंटू 10⁻²4। बात समझ में आई? एक पार्ट का जो मास है, आपने 12 टुकड़े किए, और एक पिज्जा, वही मैं एग्जांपल देता हूं, एक पिज्जा का एक टुकड़े का जो माप आया वही क्या है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट, यानी एटम को नापने की स्केल। एटम को नापने की स्केल कैसे आई है ये भी लोग नहीं बताते हैं। मैं आपको यहाँ पे साइड में देखो, मैंने बताया, आपने पहले ही मास स्पेक्ट्रोमीटर से एक कार्बन एटम का मास निकाल लिया था। आपने एक कार्बन एटम का मास निकाल लिया था, तो उस एक कार्बन एटम का 1/12 किया। क्या किया? 1/12, यानी आपने 12 से डिवाइड किया। जैसे ही आपने 12 से डिवाइड किया, ये वैल्यू निकल कर आई 1.67 इंटू 10⁻²4 ग्राम आई आपके सामने। पूरा कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। तो आपको फील आ चुकी होगी कि आप किन चीजों को पढ़ने वाले हैं। यानी आइए हम कहानी को समराइज करते हैं, फिर हम चलते हैं हाउ टू मेजर। हम कहानी को समराइज करते हैं। तो हमने कहा मोल, एक फिर से मेरी कहानी को सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, फील आ जाएगी। फील ही दिलाने बैठा हूं, तभी तो चैलेंज मैंने आपसे लिया है। मैंने कहा कि मेरा मोल एक बहुत बड़ा नंबर है। मैंने कहा मोल एक बहुत बड़ा नंबर है, एवोगाद्रो नंबर। दुनिया के लिए कांस्टेंट है, दुनिया के लिए, दुनिया कहती है कि ये कांस्टेंट है, बट एक्चुअल में ये वेरिएबल है। बट एक्चुअल में ये वेरिएबल है एटॉमिक वेट स्केल के बदलने से। कैसे बदलेगा? एटॉमिक वेट स्केल के बदलने से ये भी बदल जाएगा। तो कुछ लोग सवाल करेंगे एटॉमिक वेट स्केल क्या है? हमने कहा वो स्केल जो एटम के वेट को नापती है, वो स्केल जो एटम के वेट को नापती है। एटम का वेट बहुत छोटा होगा तो स्केल भी बहुत छोटी होगी। यहां तक समझ में आ गया? कार्बन का एक एटम लिया, उसका 12 हिस्सा किया, तो एक हिस्से का जो नापेंगे वही क्या होता है? AMU। अब आपको फील आ चुकी होगी।
अब आते हैं हाउ टू मेजर एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट को हम मेजर कैसे करते हैं, कैसे अलग अलग लोगों को मेजर करते हैं, उसकी बात पे हम लोग चर्चा करते हैं। बात समझ में आई? चर्चा करते हैं। चलिए यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए सबसे पहले आपने तराजू को देखा होगा। तराजू में दो पलड़े होते हैं, तराजू में दो पलड़े होते हैं, एक ए एक बी। अब मैंने ये कहा कि भैया ये जो बी है ये मेरे पास मौजूद है, या मान लो एक बटखरा है, 1 किलो 2 किलो 3 किलो जो भी है। ए में हम वो सामान रखेंगे जिसको हमें तौलना है, सोना चांदी आलू कद्दू फद्दू जो भी हमको रखना है वो रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं आपको समझा के फिर एक बात आपसे कहता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एटॉमिक वेट कैसे मेजर करते हैं। हमने ये कहा कि ए में मान लो हमें नाइट्रोजन का नापना है। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, पूरी जनता बहुत बड़े बड़े एग्जाम देने तक यहाँ तक कंफ्यूज रहती है। मैं ट्राई करता हूँ अपने सर के माध्यम से कि मैं आपको समझा पाऊँ। समझ में आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने उन दोस्तों को जो लोग नहीं पढ़ते हैं मुझसे। ठीक है ना? चलिए ओके, तो बात समझ में आई। अब समझना कि मान लीजिए आप नाइट्रोजन एटम को नाप रहे हैं, मान लीजिए आपको नाइट्रोजन एटम को नापना है, तो आपने क्या किया, तौलने के लिए नाइट्रोजन एटम को इसमें रख दिया, नाइट्रोजन एटम को इसमें रख दिया। अब आपने क्या किया, बी में से ये जो आपने 12 पार्ट किए थे, एएमयू एक पार्ट का 1 एएमयू, 1 पार्ट 1 एएमयू। बात समझ में आ गई? चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 पार्ट इज इक्वल, ताकि यहाँ पे एक निशान हो जाएगा कि ये जो 1 पार्ट है, इस 1 पार्ट को ही क्या बोला गया, 1 एएमयू, है ना? बात समझ में आई? 1 पार्ट ही क्या है, 1 एएमयू है। ओके चलते हैं। तो आपने क्या किया, अब एक पार्ट रखते गए बी में। भाई देखो नाइट्रोजन को आपने क्या किया था, रखना था, तौलना था, तो नाइट्रोजन को आपने रख दिया। अब बी में क्या कर रहे हैं, उस कार्बन का एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 7 8 9 10 14। जैसे ही आपने 14 रखा, जैसे ही आपने 14 पार्ट को यहाँ पे रखा, मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि जैसे ही आपने यहाँ पे 14 पार्ट को रखा, कितने पार्ट मैंने रखे, 14 स्लाइस कर लो पिज्जा की, 14 पार्ट को रखा, आपने देखा कि आपका तराजू बराबर आ चुका है। आपने क्या देखा, आपका तराजू बराबर आ चुका है। इसका मतलब जो नाइट्रोजन का मास होगा वो 14 पार्ट के बराबर होगा, और 14 पार्ट इज इक्वल टू 14 एएमयू। 14 एएमयू क्या है, 14 एएमयू है। अब एक बात आपको बताओ, क्या ये मास नाइट्रोजन का एक्चुअल में है, या नाइट्रोजन को आपने रिलेट किया है, या नाइट्रोजन का आपने रिलेट। मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, फिर आपको इस बात पे फिर से वापस लेकर आऊंगा। मान लीजिए सब्जी वाले ने किलो का बाट नहीं रखा, मान लीजिए सब्जी वाले के पास आप गए और उसके पास 1 किलो का बाट नहीं था, और उसके पास बगल में था कद्दू। क्या था, कद्दू क्या था, कद्दू। और उसने तौलने के बजाय एक कद्दू वहां पे रख दिया। क्या रख दिया, कद्दू रख दिया। तो आप बताओ, क्या आप बोलोगे 1 केजी? नहीं, अब 1 केजी नहीं बोलेंगे, बल्कि हम ये बोलेंगे 1 कद्दू, है ना? जैसे 1 केजी आप एप्पल लेने गए तो वहां पे 1 किलो का बाट नहीं था, 1 किलो का था नहीं, तो उसने 1 कद्दू रखा। तो आप क्या बोलोगे कि 1 किलो एप्पल है? नहीं, अब आप बोलोगे 1 कद्दू एप्पल है। क्या है, 1 कद्दू एप्पल है, यानी आपने रिलेट किया किससे, कद्दू से। इसी तरीके से नाइट्रोजन का जब हम एटॉमिक मास नापते हैं तो हमने कार्बन से रिलेट किया, इसीलिए ऐसे मास को क्या बोला गया, रैम, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास। ये आरएएम ना समझना, ये मैंने अपने लिए बनाया ताकि पूरा ना लिखना पड़े। बात समझ। और एक और एग्जांपल देते हैं कि मान लो बचपन से हमें बचपन से समझना, बचपन से जो केजी है किलोग्राम है, वो हम केजी नहीं उसको मीटर सिखाया गया। बचपन से हमारे माँ बाप ने हमें ये सिखाया, ये 1 किलो नहीं बल्कि ये 1 मीटर है। अब जब आप सब्जी वाले के पास जाएंगे तो क्या बोलेंगे, भैया 1 मीटर एप्पल दे दो। क्या बोलोगे, 1 मीटर, क्योंकि आप केजी नहीं जानते, आप केजी को मीटर ही जानते हैं। बात समझ में आई? इस तरीके से आप इस तरीके से, है ना? अब ओके ओके हाँ चलो, तो ये बात मैं कहना चाहता था कि कार्बन का 12 एएमयू, नाइट्रोजन का 14 एएमयू, ऑक्सीजन का 16 एएमयू, ये सारे रिलेटिव आते हैं। और किसके रिलेटिव में आते हैं, कार्बन के रिलेटिव में आते हैं। बात समझ में आई? किसी भी एटम का मास एएमयू के रेस्पेक्ट में अगर नापा जाता है, बात समझना, किसी भी एटम का मास अगर एएमयू के रेस्पेक्ट में नापा जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी एएमयू के रेस्पेक्ट में नापा गया है। किसके रेस्पेक्ट में, एएमयू के रेस्पेक्ट में नापा गया है, इसीलिए ऐसे मास को बोला गया है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब आते हैं एक्चुअल एटॉमिक मास पे। किस पे आते हैं, एक्चुअल एटॉमिक मास पे आया है। बस ठीक है, ओके। अब एक्चुअल क्या है, कैसे है, अब उस बात को हम समझते हैं। मान लीजिए आप कहीं पर गए और घर आए, आप मार्केट गए और घर आए, और मम्मी से आप ये बोल रहे हैं, मम्मी मैं 1 कद्दू एप्पल लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ, 1 कद्दू एप्पल। अब घर वाले परेशान, यार ये 1 किलो सुना था, 2 किलो सुना था, 1 पाव सुना था, 100 ग्राम सुना था, ये 1 कद्दू एप्पल क्या हो रहा है, 1 कद्दू एप्पल क्या है। घर वाले परेशान हो गए, ये कौन सी यूनिट आ गई।
तो इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम वालों ने एक नई यूनिट निकाली, है ना, वरना सब लोग अपना अपना नया कॉन्सेप्ट बना लेंगे, ये यूनिट निकाली। अब आते हैं हम लोग व्हाट इज द, अच्छा एक और चीज याद रखना, एटम का एटॉमिक मास होगा और मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होगा, हम उस पर अभी चर्चा करने वाले हैं। अब आते हैं एक्चुअल एटॉमिक मास, एक्चुअल एटॉमिक मास, बात समझ में, अब समझना फिर से वही, भैया कार्बन का एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास 12 एएमयू था, हाँ सर, कार्बन का एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास वो 12 एएमयू था, हमने अभी चर्चा कर लिया ऊपर, है ना, बात समझ में आई, ओके। अब समझना, क्या हम एएमयू को लिख सकते हैं 12 इंटू 1 एएमयू, बिल्कुल लिखा जा सकता है कि 12 इंटू 1 एएमयू। अब मैंने क्या किया, एक एएमयू की वैल्यू पुट कर दी, एक एएमयू की वैल्यू देखो यहाँ पे, एक एएमयू की वैल्यू जैसे ही, अच्छा ये किसके अंदर है, ग्राम के अंदर, ये बात क्लियर होनी चाहिए, किसके अंदर है, ये ग्राम के अंदर है। तो एक एएमयू की वैल्यू जैसे ही मैंने ग्राम के अंदर पुट करी, जैसे ही मैंने इस सिस्टम में लिखा, यानी हमने जैसे ही ग्राम के अंदर लिखा, तब तुरंत हमने जमाने को बता डाला कि ये एक्चुअल एटॉमिक मास है। यानी फिर से कहानी कि जब तक आप एएमयू में लिख रहे थे एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, आज जब एक्चुअल की बात हो रही है तो आपने एटॉमिक मास का एक्चुअल वैल्यू रख दिया, तो वही ग्राम के अंदर आया, तो यानी एक्चुअल एटॉमिक मास ग्राम के अंदर आता है, क्योंकि आपने एएमयू को ग्राम के अंदर रख दिया है। इतनी ही चीजें हैं, इतना ही डिफरेंस है, ओके। अब जैसे क्वेश्चन देख लो, ऑक्सीजन एटम आपके पास है, आपका उसका निकालना है रिलेटिव एटॉमिक मास, तो आपने कहा रिलेटिव तो 16 होता है, क्या 16, क्या 16 एएमयू, क्या 16 एएमयू, और एक्चुअल मास कितना था उसका, भाई 16 एएमयू था, बट आज उसका एक्चुअल एटॉमिक मास एएम, मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहां लिखा है ए, यानी एक्चुअल एटॉमिक मास पूछ रहा हूं, यानी अब एएमयू से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी, बात समझ में आई। अब आते हैं हम लोग मास ऑफ 1 मोल एटम, अभी तक पीछे, अब आते हैं मास ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल एटम की मास करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है समझना। 1 मोल एटम यानी ग्राम एटॉमिक मास या मोलर एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास या मोलर एटॉमिक मास, बात समझिए, ग्राम एटॉमिक मास या मोलर एटॉमिक मास, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चों को भूल जाता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं इसको जरूर करना, इसको जरूर, ये जरूर 1 मोल, इसको जरूर करना, ग्राम एटॉमिक मास, या ना मोलर तो नाम में है लेकिन ग्राम किसी को ध्यान नहीं रहता है, ग्राम किसी को ध्यान नहीं रहता है, इसलिए इसको ध्यान देना, ग्राम एटॉमिक मास बोले या मोलर एटॉमिक मास बोले, यानी 1 मोल का, समझना फिर से कहानी, एक एटम ऑफ कार्बन का कितना है 12 एएमयू, हाँ एक एटम ऑफ कार्बन का 12 एएमयू है, तो इसका लेकिन एएमयू नहीं, हमें ग्राम में बताओ, तो हमने कहा ग्राम में बताना है, कुछ नहीं, एएमयू से मल्टीप्लाई कर दो, 1.67 इंटू 10 की पावर -24, ये एक एटम का आया, एक एटम का ग्राम के अंदर आया, लेकिन हमें चाहिए कितना, 1 मोल एटम का। अब बताओ 1 मोल का चाहिए, इसका मतलब 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, 1 मोल का चाहिए मतलब 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, किससे, 1 मोल से, यानी Na से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे कर दिया, Na से। आप यहाँ पे हैरान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि जैसे ही आप खुद, मैं कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जैसे ही आपने 1.67 इंटू 10 की पावर -4 यानी AMU यही था, इंटू Na यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 24, जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया, सब हैरान हो गए, और क्या आया उसकी वैल्यू 1, क्या आया 1, आप खुद मल्टीप्लाई करके देखना वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी 1, यानी आज से आपको क्लियर होना चाहिए 1 AMU इंटू 1 Na, 1 AMU इंटू 1 Na इज इक्वल टू 1। एक मजेदार कॉन्सेप्ट आया कि जब किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लिया जाएगा, समझना, जब किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लिया जाएगा, उसका मास उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा, जब भी किसी सब्सटेंस का 1 मोल लिया जाएगा, उसका मास उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा, लेकिन किसमें होगा, ग्राम के अंदर होगा, क्यों, क्योंकि 1 AMU इंटू 1 Na 1 के बराबर आ जाता है, तो आप किसी को भी मल्टीप्लाई करिए AMU उतना ही रहेगा, Na उतना ही रहेगा, तो यानी इसकी वैल्यू आनी है सिर्फ कितनी, 1। आज आपने कार्बन लिया है तो 12, कल को नाइट्रोजन लेंगे तो 14, कल को ऑक्सीजन लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा, लेकिन ग्राम में होगा। जैसे 1 मोल कार्बन एटम 12 ग्राम है, तो इसका मतलब 12 ग्राम है तो 1 मोल कार्बन एटम, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं एटम और मॉलिक्यूल में, एटम और मॉलिक्यूल के अंदर, बात यहाँ पे समझिएगा, साइंस की यही खूबसूरती है, बात समझ में आई, देखो साइंस की यही खूबसूरती है, सूरज की दूरी लिए बिना, सूरज की दूरी बिना वहां पर गए आज लोगों ने सूरज की दूरी बना दी, एटम दिखता ही नहीं है, एटम दिखता ही नहीं है, लेकिन 12 ग्राम लेकर हमने 1 मोल और उसमें नंबर बता दिया, यही तो साइंस की खूबसूरती है, यही तो साइंस की
खूबसूरती है गाइस, यही तो साइंस की खूबसूरती है। आइए चलते हैं, अब चलते हैं एटम। अब फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, देखो एटम और मॉलिक्यूल, एटम का जब आप एटॉमिक मास लेंगे यानी रिलेटिव एटॉमिक मास लेंगे एएमयू में, दोनों एक ही हैं, किसमें, एएमयू में, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर किसमें लेंगे। लेकिन जब एक्चुअल एटॉमिक मास पूछेगा यानी एक एटम का पूछ रहा है तो हम ग्राम में लेंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे एएमयू से, है ना, जो वैल्यू थी। लेकिन जब ग्राम एटॉमिक मास बोलेगा यानी एक मोल की बात कर रहा है, जब मोलर पूछेगा एक मोल की बात कर रहा है तो हम ग्राम में लेंगे, ये क्लियर आपको है। सेम ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एएमयू में, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ग्राम में, यानी सेम। आप, मैंने तीर नहीं बनाया है तो आप तीर बना के यहाँ पे देख सकते हैं, यानी ये तीर भाई साहब की इस तरफ जाएगी, है ना। तो ये आप, मैंने बनाया नहीं था तो बना भी था, समझदार तो नहीं है उतना, जनता समझदार है, ओके, जनता समझदार है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समझदारी नुकसान हो जाता है। ओके चलो, मैं बना दिया हूँ आपकी। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज आपको मोल लगा कैसा। चलो जैसे मैं एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ, H2O। H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है, हाँ एटम मत कह देना, मॉलिक्यूल है, ओके। मॉलिक्यूलर मास एएमयू के अंदर, ऊपर ऊपर देखो, ऊपर देखो, मॉलिक्यूलर मास एएमयू के अंदर, एएमयू के अंदर, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एएमयू के अंदर, एक्चुअल ग्राम में, यानी अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ग्राम किसका, ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी एक मोल का, ग्राम में बस, यानी 18 ग्राम, मोलर मास ग्राम में। देखो बात समझ में आ गई, इस तरीके से पूरी कहानी करना। अगले साइड में क्वेश्चन, व्हाट इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक मोल पूछ रहा है, तो आपने कहा एक ऑक्सीजन 16 एमयू, एक मोल यानी 16 ग्राम, एक मोल यानी 16 ग्राम, यानी मैंने कहा था ना, वही ऊपर देखो रूल, जब भी किसी का एक मोल लिया जाएगा उसका मास एटॉमिक मास के बराबर आएगा, यानी एटॉमिक मास 16 है तो 16 ही आएगा, बट ये एमयू में, ये ग्राम में, क्लियर, ओके। अब आते हैं इस चीज की तरफ, ये क्या हो गया, हटाओ इसको, वही चीज आ गई है, हट जा ये, ओके हट गया, ओके। अब फिर से एक चीज आ गई है, देखो एमयू इंटू Na क्या 1 ग्राम के बराबर आया था, हाँ हाँ, कहाँ 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 आया था, ये देखो 1 MU इंटू 1 Na यानी 1 का मतलब एक, यानी 1 ग्राम, ठीक है ना, 1 ग्राम। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपान Na, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या Na को लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। आज आपको कैलकुलेट कर, खुद कैलकुलेट करना है कि देखो 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपान Na की वैल्यू रख दिया तो AMU की वैल्यू आ गई, AMU की वैल्यू रख दिया तो Na की वैल्यू आ गई। तो मैं समझता हूँ कि आज मैंने आपको बहुत हद तक बहुत सारी चीजें बता दी जिससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, बहुत ही सब कुछ था। इसके बाद भी कुछ चीजें आएंगी तो मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूंगा, बट आपके लिए इतना एनफ इज एनफ, मोर देन एनफ। और गारंटी देता हूँ 12 नीट जेई कहीं भी पढ़ना, इससे ज्यादा आपको काम नहीं आएगा। तो प्लीज एक चीज करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा हर उन बच्चों तक ताकि पढ़ सके, बता सकें कि यार अपने हम लोगों ने कंटेंट क्या दिया था, ठीक। और चैलेंज आपको अच्छा लगा या नहीं, प्लीज जितने भी लोग देखें सब कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ बिल्कुल ये चैलेंज लायक था। थैंक यू वेरी मच।